तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सीरीज में हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट एंड मोडी मेथड तक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डीजेनरेसी इन द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। किस तरीके से डीजेनरेसी किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करती है और किस तरीके से इसे रिजॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीजेनरेसी इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम नॉन डीजेनरेट बोलते हैं अगर उसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 हो, जहां पर m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है एंड नंबर ऑफ n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से लेसर हो, उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। तो सबसे पहली चीज क्या आई, इफ नंबर ऑफ एलोकेशंस इन ए m बाई n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज लेस देन m प्लस n माइनस 1, देन वी से दैट द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। ठीक है, तो डीजेनरेट का मतलब समझ आया। तो डीजेनरेसी इन ए सॉल्यूशन of a transportation problem may occur in two ways. What are the two ways? Number one, कि हो सकता है BFS जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में डीजेनरेट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है पहली स्टेज से ही क्या हो, डीजेनरेट हो, या फिर ऐसा हो सकता है इट में बिकम डीजेनरेट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज, या फिर ऐसा हो सकता है कि एलोकेशंस देते टाइम किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर यह डीजेनरेट हो जाए। तो इंटरमीडिएट स्टेज पर डीजेनरेट होता कैसे है, जब पॉजिटिव एलोकेशंस हम किसी सेल को दे रहे होते हैं तो हम उसके डिमांड और सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने के बाद अगर किसी रो की डिमांड या फिर किसी कॉलम की सप्लाई जीरो हो जाती है तो उसे हम क्रॉस आउट कर देते हैं। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही जीरो हो जाए तो हमें उस सेल के रो और कॉलम दोनों को क्रॉस आउट करना पड़ेगा। तो उस वाले केस में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के इंटरमीडिएट स्टेज में सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डीजेनरेट। ठीक है, तो डीजेनरेट सॉल्यूशन का मतलब समझ आया। तो भाई किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन डीजेनरेट हो। तो अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डीजेनरेट हो जाता है तो उस केस में हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट तो यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसकी डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके से डीजेनरेसी को रिजॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्या है, इन सच केस टू रिजॉल्व द डीजेनरेसी वी एलोकेट एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट क्लोज टू जीरो टू वन और मोर एम्प्टी सेल्स if possible to the cells with least cost, so that the total number of occupied cells becomes m plus n minus 1 at independent position। इसका मतलब क्या हुआ कि डीजेनरेसी को रिजॉल्व करने के लिए हम पहले तो काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं कितनी। अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम है तो हम ये देखते हैं कि कितनी कम है। सपोज करो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस तो हमारे पास आता है 5 और m प्लस n माइनस 1 आता है 6। तो हमें पता चला कि नॉन डीजेनरेट होने के लिए इसमें एक पॉजिटिव एलोकेशन कम है। तो हम एक बहुत ही छोटा स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटा अमाउंट क्लोज टू जीरो
किसी भी एक अनऑक्यूपाइड सेल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या असाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसा होता कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस तो 5 हैं, m प्लस n माइनस 1 7 है, तो अब हमें इसे नॉन डिजेनरेट बनाने के लिए 2 एलोकेशंस की और जरूरत पड़ी। तो इस केस में हम 2 एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट अनऑक्यूपाइड सेल्स में असाइन करेंगे, ठीक है, जिससे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 के इक्वल हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो हम एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट यूज करते हैं उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी जो हम यूज करते हैं उसे डिनोट करते हैं या तो डेल्टा से या फिर एप्सिलॉन से, और ये जो है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या क्या वो कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 सेज दैट कि ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट हमने असाइन किया वो जितनी भी एलोकेशंस हैं, जितनी भी एलोकेशंस हैं, पॉजिटिव एलोकेशंस हैं, उनमें सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कि ये जो हम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि पॉजिटिव एलोकेशन में इसे ऐड करने या फिर पॉजिटिव एलोकेशंस में इसे सब्ट्रैक्ट करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो हमने एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी ली है, इट इज क्लोज टू 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर इस एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में हम 0 भी ऐड करें तो भी ये कितना आएगा? खुद डेल्टा के इक्वल, ठीक है। फोर्थ क्वांटिटी क्या है? फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एक से ज्यादा इन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज का यूज करते हैं तो उनमें क्या होगा कि अगर किसी रो में, किसी एक रो में 2 वैल्यूज हमने यूज करी से डेल्टा एंड डेल्टा डैश, तो इनमें लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट वाले से छोटा होगा। इसी तरीके से अगर किसी कॉलम में 2 वैल्यूज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं से डेल्टा एंड डेल्टा डैश, तो इसमें नीचे वाला जो होगा, ऊपर वाला जो होगा डेल्टा, वो क्या होना चाहिए? नीचे वाले से स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कंसीडर सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, उसके लिए पहले लिखें और वीडियो पॉज करके लिखें। तो हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। व्हाट दिस एग्जाम्पल सेज दैट ए मैन्युफैक्चरर वांट्स टू शिप 8 loads of his product as shown in the table. The matrix gives the mileage from origin O to destination D. Shipping cost are ₹10 per load per mile. What shipping schedule should be used? मैट्रिक्स ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? शिपिंग शेड्यूल फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, अच्छा पहली चीज तो ये, अगर हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखें तो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट देखते हैं, टोटल डिमांड देखते हैं। इसकी टोटल रिक्वायरमेंट देखेंगे तो टोटल रिक्वायरमेंट आएगी 1, 3, 4 एंड 4 इक्वल टू 8। और अगर टोटल सप्लाई देखेंगे, टोटल सप्लाई कितनी आएगी? 4 + 2 + 2 8, क्योंकि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई है। इसका मतलब ये क्या है? एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो हम इसका इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को वैम मेथड यानी वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आएगा x11 = 1, x21
इज इक्वल्स टू 3, x32 इक्वल टू 2 एंड x33 इक्वल टू 2। मतलब अगर हम इसे यहां पर एलोकेट करें तो इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भाई कॉस्ट क्या है, पहले वाले की कॉस्ट है 50, दूसरे की कॉस्ट है 30, तीसरे की कॉस्ट क्या है 220, चौथे की कॉस्ट है 90, पांचवे की कॉस्ट है 45, नेक्स्ट की कॉस्ट है 170, अगले वाले की कॉस्ट क्या है 250, फिर कॉस्ट क्या है 200 और फिर कॉस्ट कितनी है 50। इसके बाद एलोकेशंस देखें तो x11 पर एलोकेशन है 1, x21 पर एलोकेशन है 3, इसके बाद x32 पर एलोकेशन है 2 और x33 पर भी एलोकेशन कितनी है 2। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन यूजिंग वेम मेथड। ठीक है, लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रोज की बात कर लेते हैं। तो m की वैल्यू की बात करें तो भाई m कितना है इसमें, तो इसके अंदर 3 रोज हैं तो m तो हो गया 2 3। n की बात करें तो इसके अंदर कॉलम भी कितने हैं 3 हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर m प्लस n माइनस 1 की बात करें तो m प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, मतलब भाई ये तो हो जाएगा 5। और अगर पॉजिटिव एलोकेशन की बात करें तो पॉजिटिव एलोकेशन है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हमारे पास आई तो नंबर ऑफ एलोकेशंस आई 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है m प्लस n माइनस 1 से स्मॉलर है। तो एलोकेशंस जो है लेस देन m प्लस n माइनस 1 है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा डीजेनरेट। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, तो भाई डीजेनरेट सॉल्यूशन हो गया। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन के ऑप्टिमलिटी के लिए हमें पहले डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा और डीजेनरेसी को रिजॉल्व करने का तरीका भी हमने देखा था क्या करते थे। तो क्या देखा था कि हम एक एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी उन सभी नॉन एम्प्टी सेल्स में असाइन करने की कोशिश करते हैं जिनकी कॉस्ट लीस्ट हो, सबसे मिनिमम कॉस्ट हो। और ये असाइनमेंट की काउंटिंग मतलब कितने असाइनमेंट हम देंगे वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है m प्लस n माइनस 1 से कितना लेस है। यहां पर नंबर ऑफ एलोकेशंस है 4, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमें जो असाइनमेंट देना है वो सिर्फ एक ही सेल में देना है। तो हम वो सेल सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो जो भी अनऑक्यूपाइड सेल है, जैसे ये है अनऑक्यूपाइड सेल, ये भी अनऑक्यूपाइड सेल है, ये भी अनऑक्यूपाइड सेल है, ये भी अनऑक्यूपाइड सेल है और ये भी अनऑक्यूपाइड सेल है। तो इनमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाली सेल है उसमें हमें अपने पास से एक असाइनमेंट देना है, एक एलोकेशन देनी है जिसका नाम हम क्या लिखेंगे डेल्टा। ठीक है, तो लिखते हैं इंट्रोड्यूसिंग एलोकेशन डेल्टा। डेल्टा एलोकेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो, वापिस से बना लेते हैं। इस प्रॉब्लम में 3 तो रोज थे और 3 ही क्या थे कॉलम, तो इनको हमने इंट्रोड्यूस किया। पहले वाले की कॉस्ट आई थी 50, फिर कॉस्ट थी 30, इसके बाद कॉस्ट थी 220, फिर कॉस्ट थी 90, उसके बाद कॉस्ट थी 45, फिर कॉस्ट थी 170, उसके बाद कॉस्ट थी 250, उसके बाद कॉस्ट थी 200, उसके बाद कॉस्ट थी 50। ठीक है, एलोकेशंस जो थे हमारे पास इन पोजीशन में एलोकेशंस थे। तो अब जितनी भी अनऑक्यूपाइड सेल है उनमें हम देखें तो मिनिमम कॉस्ट है इस सेल में, तो इसमें जो हम असाइन करेंगे वो कितना होगा डेल्टा। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से जो हमने असाइन किए, तो असाइनमेंट के बाद इसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस कितने हो गए 5, जो कि m प्लस n माइनस 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब अब ये जो नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन था, सॉरी डीजेनरेट सॉल्यूशन था, वो ट्रांसफॉर्म होके बन गया नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो इसके लिए अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करते थे? पहले तो हमें निकालने पड़ते थे फिक्टिशियस कॉस्ट या फिर शैडो कॉस्ट, तो उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई फिक्टिशियस कॉस्ट लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस है उसकी फिक्टिशियस कॉस्ट को लेते थे 0। तो यहां पर देखें, इस रो में 2 एलोकेशन है, इसमें सिर्फ 1 एलोकेशन है, इसमें 2 एलोकेशन है, इसमें भी 2 एलोकेशन और इसमें भी 2 एलोकेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन आया 2। तो उन सभी रो या फिर उसमें से किसी भी एक रो जिनकी नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन 2 है, या फिर उन कॉलम्स में जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन 2 है, उनकी फिक्टिशियस कॉस्ट को हम क्या ले सकते हैं 0। तो क्योंकि इस वाले कॉलम में 2 नंबर ऑफ एलोकेशंस है, तो इसकी फिक्टिशियस कॉस्ट को हमने क्या ले लिया 0। अच्छा, तो फिर सबसे पहले हम बात करते थे एलोकेटेड सेल्स की। तो एलोकेटेड सेल्स में हम लोग यूज करते थे CRS इक्वल टू UR प्लस VS, जिसकी हेल्प से अगर हम UR की वैल्यू निकालें तो ये होगी CRS माइनस VS, एंड अगर VS की वैल्यू निकालें तो ये होगी CRS माइनस UR। ठीक है, CRS माइनस UR। तो चलिए पहले इस एलोकेटेड सेल की बात कर लेते हैं। तो इस एलोकेटेड सेल में हमें V की वैल्यू तो पता है, बट U की वैल्यू नहीं पता। तो U की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, CRS माइनस V। तो CRS है 50, V है हमारे पास 0, दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 50। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है 30 से इसको माइनस करेंगे 50 को, तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, फिर अगर इस वाली एलोकेटेड सेल की बात करें तो यहाँ पर है 90 से 0 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 90। ठीक है, और अगर इस वाली सेल की बात करें तो 200 से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, और अगर इस सेल की बात करें 50 से 220 माइनस करेंगे तो बचेगा -170। तो इस तरीके से हम फिक्टिशियस कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते क्या थे कि जो भी नॉन एलोकेटेड सेल है उन्हें कुछ इस तरीके से फॉर्म करने की कोशिश करते थे। एलोकेटेड सेल के बाद नॉन एलोकेटेड सेल को कुछ इस तरीके से लिखते थे, भाई यहाँ तो CIJ होता है, यहाँ पर लिखते हैं UI प्लस VJ। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन में बनाने की कोशिश करते हैं नॉन लोकेटेड सेल्स के लिए, नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये नॉन एलोकेटेड सेल है, इसके लिए देखें 50 और -170 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -120। ये भी नॉन एलोकेटेड सेल है, इसके लिए 90 और -20 को ऐड करेंगे तो आएगा 70। ठीक है, ये भी एक नॉन एलोकेटेड सेल है, इसके लिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -80। ठीक है, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा कितना, कितना आना चाहिए 80। ठीक है, ये भी एक नॉन एलोकेटेड सेल है, इन दोनों के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा 220। ठीक है, बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर भी प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा -120। ठीक है, इसके बाद हम करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं DIJ, और DIJ को इवेलुएट कैसे करते थे, CIJ माइनस UI प्लस VJ। मतलब इस वाली वैल्यू से इसको माइनस कर दें
और लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो इससे इसको माइनस कर दे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को माइनस, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 340। ठीक है, अगर इससे इसे माइनस करते हैं तो ये आएगा माइनस का 25। ठीक है, अगर इससे इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, और अगर इससे इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 250। तो ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करी हैं इन्हें हम बोलते हैं DIJ। और ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर ये DIJs सारे के सारे नॉन नेगेटिव है तो सॉल्यूशन कैसा होता था, ऑप्टिमल। लेकिन हमारे पास तो ये क्या है, D22 जो है वो आया -25 जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है हमारा वो ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमल नहीं है तो इसे ऑप्टिमल बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे मोडी मेथड। मोडी मेथड किस तरीके से यूज करते थे देखते हैं। वापिस से क्या करेंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट एक और डायग्राम बनाएंगे, एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने के बाद सबसे पहले एलोकेशंस को लिखेंगे, जो जो एलोकेशंस थी, क्या था 1 डेल्टा 3 और फिर क्या था 2 2। इसके बाद हम लोग उस सेल को सेलेक्ट करते थे जिसका DIJ आया था नेगेटिव। तो नेगेटिव DIJ वाली सेल थी ये, तो यहां पर हमने लगा दिया स्टार। ठीक है, यहां से हम क्या करते थे, एक लूप कंस्ट्रक्ट करते थे। तो यहां से एक लूप हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे देखो, यहां से यहां तक आए, यहां से यहां गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां से वापस यहां आएंगे और यहां से यहां, कुछ इस तरीके से ये लूप फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, जो सेल हमने सेलेक्ट की है वहां पर एलोकेशन देते थे थीटा, और टर्निंग पॉइंट पर थीटा माइनस और प्लस करते थे, जाते थे अल्टरनेटिवली। मतलब क्या, यहां थीटा प्लस किया, यहां थीटा माइनस, यहां थीटा प्लस, यहां थीटा माइनस। इसके बाद क्या करते थे, जो वैल्यूज आई हैं उनमें क्या करते थे, मिनिमम ऑफ दोज वैल्यूज को 0 लेते थे, उन वैल्यूज के मिनिमम को 0 लेते थे जिनमें माइनस थीटा है। तो एक तो है 3 माइनस थीटा और एक है डेल्टा माइनस थीटा। तो इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू देखी जाए, मिनिमम वैल्यू होगी डेल्टा माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा। तो थीटा के जगह पर क्या आया, डेल्टा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वापस से बनाते हैं। इसके कॉन्ग्रुएंट एक और डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एलोकेशंस लिख देते हैं। तो भाई थीटा की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा। और हमने डेल्टास की प्रॉपर्टी में देखा था कि अगर किसी भी एलोकेशन में डेल्टा को ऐड कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो 1 प्लस, अगर थीटा की वैल्यू रखें डेल्टा तो ये एलोकेशन है, इसका मतलब ये वापस से कितना आना चाहिए, 1। तो ये वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा के जगह पर डेल्टा रखेंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा मतलब 0, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। यहां थीटा पर आए, थीटा की वैल्यू आई हमारे पास डेल्टा, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेल्टा। और अगर इसकी बात करें 3 माइनस डेल्टा की, तो थीटा के जगह पर क्या है, डेल्टा। और हमने ये देखा था कि XIJ से अगर डेल्टा माइनस कर देंगे तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 3 माइनस डेल्टा भी वापस से कितना आना चाहिए, 3। तो हम इसके जगह पर कितना रखेंगे, 3, और इनको क्या लिखेंगे, 2। तो ये हमारा आया इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन।
अब इसके लिए भी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, बट उसके लिए वापस से कॉस्ट लिख लेते हैं। तो पहली वाली सेल की कॉस्ट थी 50, दूसरी वाली सेल की कॉस्ट थी 30, उसके बाद क्या था 220, उसके बाद क्या था हम लोगों के पास 90, और फिर क्या था 45, फिर क्या था हम लोगों के पास 170, अगली वाली कॉस्ट है 250, उससे अगली वाली सेल की कॉस्ट कितनी है 200, और फिर क्या है 50। ठीक है, वापस से ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हमें फिक्टिशियस कॉस्ट चाहिए, तो फिक्टिशियस कॉस्ट को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V3। तो फिर से हमें सिर्फ सबसे पहले उस रो को आइडेंटिफाई करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हों। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन है इस वाले रो में, तो इसके लिए हम वैल्यू को सपोज कर लेते हैं 0। ठीक है, और फिर एलोकेटेड सेल्स जो होती थी, एलोकेटेड सेल्स के लिए हम लोगों के पास क्या था कि भाई CRS इक्वल टू होना चाहिए UR प्लस VS, मतलब UR की वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट से V की वैल्यूज को माइनस कर देंगे, और अगर V की वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट से U की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो भाई कॉस्ट से U की वैल्यू माइनस करी तो V की वैल्यू आ गई, कॉस्ट से U की वैल्यू माइनस करी तो V की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगली ऑक्यूपाइड सेल है हमारे पास ये, इसके लिए कॉस्ट से V की वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगी U की वैल्यू, और U की वैल्यू कितनी आएगी 155। ठीक है, माइनस में। अगली वाली ऑक्यूपाइड सेल ये है, इसके लिए 90 से माइनस 155 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी कितनी, ये वाली वैल्यू आएगी 245। ठीक है, उसके बाद अगली जो ऑक्यूपाइड सेल है वो है हमारी ये, 50 से माइनस 245 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 195। 195 आएगा क्या, 245 माइनस 50 5 9 195, करेक्ट। ठीक है, फिर वापस से हम क्या करेंगे UI प्लस VJ लिख देते हैं। इस वाली सेल के लिए देखें UI प्लस VJ कितना होगा, भाई इसके लिए U माइनस 195, ये प्लस का 40, तो ये आ गया माइनस का 145, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करा माइनस 145। इसके लिए भी इसको और इसको, इसके लिए U तो ये है, V ये है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 5। ये तो ऑक्यूपाइड सेल है तो इन्हें ड्रॉप कर देंगे, इसके लिए आएंगे अनऑक्यूपाइड सेल के लिए 50 और इसको ऐड करेंगे तो ये बचेगा माइनस 105। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, सिर्फ ये बचा 245 और 0 को ऐड करेंगे तो 245। इसके बाद सेल इवेल्युएशन निकालते हैं, उसके लिए इन दोनों को माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे, ये आया माइनस 25, इन दोनों को माइनस करेंगे और यहां लिखेंगे तो ये आ जाएगा 365, यहां इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, और यहां पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 275। तो ये जो भी सेल इवेल्युएशन आए हैं सारे के सारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि जितने भी सेल इवेल्युएशन हम लोगों ने देखे, यहां पर जितने भी सेल इवेल्युएशन आए हैं उनमें कोई भी 0 नहीं है। तो हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा x11 इज इक्वल्स टू तो 1, ठीक है, x21 इज इक्वल्स टू 3, डेल्टा को नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद x32 इक्वल टू 2 एंड देन x33 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मिनिमम माइलेज की बात करें तो वो कितना होगा 50 इंटू 1। ठीक है,
फिर उसके बाद 90 इंटू 3, उसके बाद 200 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2। तो ये वैल्यूज कितनी आएंगी? 50, 270, 400 एंड 100। ऐड करने के बाद कितना आएगा देखें, 500 तो ये हो गया और 320 ये हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 820, तो 820 तो आ जाएगा मिनिमम माइलेज। और अगर इसके बाद हमसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूछे तो मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा? मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि माइलेज कॉस्ट कितनी थी? 10 था हम लोगों के पास, यहां पर था ये रहा कॉस्ट 10, ठीक है, और यहां पर माइलेज कितना आया? 820, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 8200 रुपीज। तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।